आए, रात में आए 7:15 और काट के निकल गए सर। गले काट दिए और चले गए सर। उसके सर बाद हम तो जम्मू तक गए सर। जम्मू में हमने धरने दिए लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। 17 साल हो गए। आपने अपने कुंबे में किस किस को खोया था उस दिन? मेरा पति और मेरा बेटा। अच्छा, उनको मिलिटेंट्स ने मार दिया था? मार दिया बिना वजह के? कोई वजह रही? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तब से आप इसी सरकारी इमारत में अपनी इसी में बैठ रहे हैं, तो इधर से भी निकालते हैं, बार बार आते हैं, भाई निकलो जहाँ से। क्या करें, ना घर है ना कुछ है, कहाँ जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ने कुछ ऐसे ज़ख्म छोड़े जो आज भी भरने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इन ज़ख्म से मुतासिर जो भी लोग हैं उन्हें सरकार की तरफ से, या हम कहें कि जो भी मुतलका सरकारें रहीं उनकी तरफ से कुछ ऐसे वायदे किए गए जो खोखले साबित हुए, और इन्हें मदद के नाम पे या इनकी रिहेबिलिटेशन के नाम पे महज खोखले वादे व झूठे दावे दिए गए। इस सब के बीच ये मिलिटेंसी से मुतासिर लोग आज भी उम्मीद गो हैं कि इनकी मदद के लिए कोई ना कोई हुकूमत सामने आएगी, लेकिन बदकिस्मती से इनकी उम्मीद अभी तक पूरी नहीं हो रही। आज हम राजौरी ज़िला के बुद्धल इलाका में मौजूद हैं, और आप सब जानते हैं कि बुद्धल इलाका राजौरी का एक बेहद दूर दराज इलाका तस्वुर किया जाता है, और ये रियासी ज़िला के साथ साथ कश्मीर वादी का जो कुछ इलाका है इसके साथ जुड़ता है। अपने आप में बुद्धल इलाका ने मिलिटेंसी के दौरान बड़े पैमाने पर ज़ख्म देखे, यहाँ पे बड़े पैमाने पर सिविल किलिंग्स हुई, और जो किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उन्हें मुतासिर होना पड़ा। इस वक्त हम बुद्धल कस्बा के बीचों बीच एग्रीकल्चर महकमा के कुछ एक जो यहाँ बिल्डिंग्स हैं, जो कुछ इनकी इमारतें हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ मिलिटेंसी किलिंग से मुतासिर हुए कुछ एक कुंबे माइग्रेंट के तौर पर अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि कई दहाइयों से ये लोग यहाँ इस सरकारी ढांचे में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। कई मरतबा इन्हें मुतलका महकमा की तरफ से इन बिल्डिंग्स को, इन इमारतों को खाली करने के लिए कहा गया। इन्होंने अपनी रुदा उनके सामने बयां की, फिर महकमा कुछ हद तक चुप रहा, लेकिन किसी भी हुकूमत ने यह ज़रूरी नहीं समझा कि कश्मीर वैली के माइग्रेंट्स के तर्ज पर या जो दीगर पॉलिसीज़ हैं उनके तहत इन माइग्रेंट्स की भी कोई मदद की जा सके। पहली मर्तबा हमने कोशिश की है कि बुद्धल के इन मिलिटेंसी माइग्रेंट्स की जो परेशानी है उनको पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वाक़या हुआ था जिसके बाद ये लोग इस तरह की ज़िंदगी बिताने पर मजबूर हैं। और ये इस वक्त जिसमें अंधेरे कमरे में बैठा हुआ हूँ, इस कमरे में आप हैरान कुन रहेंगे कि एक नहीं बल्कि कई कुंबे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और हुकूमत की तरफ से इन्हें मदद करने के नाम पे महज खोखले वायदे किए गए, और इसके अलावा इनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सबसे पहले हम बुद्धल के एक मकामी सोशल एक्टिविस्ट से बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये कुंबे कब से मुतासिर हैं। जी मंजूर साहब, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आप बताएं कि ये पूरा वाक़या कब हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद ये लोग किस तरह की अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बात ऐसे सर, ये अक्टूबर 9, 2005 की बात है कि बुद्धल के दो दूर दराज गाँव हैं। एक गाँव का नाम है दहार और दूसरे गाँव का नाम है गब्बर। तो 9 अक्टूबर की रात को हमारी कुछ हिंदू भाइयों की जो फैमिलीज़ हैं उनके घर में अचानक से जो है मिलिटेंट्स आए। तो इनके लगभग 13 फैमिलीज़ के 10 मेंबर्स को जो है रात को बड़ी बेरहमी से जो है वो काटा गया। और उसके बाद से जो है 9 अक्टूबर के बाद ही जो है ये लोग जो है अपने मुकामी अपने घरों को, ज़मीनों को छोड़कर जो है वहाँ से बुद्धल टाउन में जो है ये लोग माइग्रेट हुए हैं। और तब से लेकर आज तक इनको किसी भी तरह का कोई इंसाफ नहीं मिला है। ये लोग दर बदर हर पिलर टू पोस्ट ये लोग गए। एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं भी इनके साथ जो है, चाहे वो रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर हों, चाहे वो बड़े बड़े ऑफिसर्स के दफातर हों, तो हम हर जगह जो है कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, कंसर्न्ड ऑफिशियल्स के पास गए। इनके इश्यूज़ को लेकर हमने प्रेस में, मीडिया में भी हाईलाइट करने की इसको कोशिश की। काफ़ी हद तक हमने हाईलाइट भी किया इसको, लेकिन इनको हम किसी भी तरह का अभी तक जो है रिलीफ दिलाने में जो है पूरी तरह से जो है नाकाम हुए हैं। जो मैं समझता हूँ कि अपने आप में हमारे पूरे समाज पे एक, मैं कहूँगा कि काला धब्बा है, क्योंकि ये लोग कोई इस तरह के लोग नहीं थे कि जो खाना बदोश थे। इनके पास अपनी बहुत वसी ज़मीनें थी, अपने घर थे, लेकिन क्योंकि अगर एक ही परिवार के या चंद परिवार के इतने
मैं कहूँगा कि टारगेटेड किलिंग करके और उनके 10 अफराद को जो है एक ही रात में अगर हलाक कर दिया जाए, आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पे या उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा तूफ़ान आ जाता है। और उसी के बाद जो है बाकी लोग अपने जान बचाने की गर्ज से जो है अपने मुकामी घरों को, ज़मीनों को, जायदादों को छोड़कर जो है बुद्दल में आके वो प्रॉपर टाउन में जो है वो माइग्रेट हुए हैं। तब से लेकर आज तक ये बड़ा ही मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैं इनका केस जो पिछले 2 साल से लगातार प्लीड कर रहा हूँ, चाहे वो प्रेस में हो, मीडिया में हो, चाहे वो ऑफिशियल्स के पास हो या लीडर्स के पास हो, लेकिन मैंने इनके दर्द को देखा भी है, समझा भी है, और अपना दर्द समझकर जो है मैं आपको ये मतलब यकीन से कह सकता हूँ कि इनकी जो तकलीफ़ें हैं, इनका जो दुख दर्द है, ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंटों से कम नहीं है। क्योंकि हमारे जो कश्मीरी पंडित, जो हमारे माइग्रेंट भाई हैं, उनके साथ जो उस वक्त हुआ था 1990s में, उससे मैं कहूँगा कि कई गुना ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो इलाका है इस तरह की वारदात जो है आमतौर पे देखने को नहीं मिली है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारे हिंदू बरादरी के भाइयों को या लोगों को ही कत्ल किया गया, इसमें हमारे मुसलमान भाइयों को मारा गया था, लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरह की वारदात जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। इस ज़िला राजौरी में मैं समझता हूँ कि हमारा बुद्दल ही एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर हमारे इन भाइयों को जो है इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और मैं कहूँगा इतना अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ से लोग जो है इलेक्ट होकर बार बार एमएलए भी बने, काबीना मंत्री भी बने, मिनिस्टर भी बने, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी किसी ने असेंबली में जो है इनकी आवाज़ नहीं उठाई। कभी किसी बड़े लीडर ने जो है वो प्रेस में आके, मीडिया में आकर जो है इनका केस प्लीड नहीं किया। कभी किसी बड़े लीडर ने इनको जुडिशरी के पास नहीं लेके गए। कभी किसी बड़े लीडर ने जो है इनके लिए कोई मंथली डोल या कोई मंथली राशन तक जो है इन लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कितना सारा पैसा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के पास है, लेकिन किसी ने इनको रिहेबिलिटेट करने की, इनके लिए छोटे छोटे मकान बनाने की भी जो कोशिश नहीं की है। जो अपने आप में ही दिखाता है कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कितने बायस्ड हैं, और वो सिर्फ उन लोगों की ही बात करते हैं जहां पर उनको वोट बैंक दिखाई देता है। मैं हर जगह कहता भी हूं, और मैं आज भी ये रिपीट कर रहा हूँ बात, कि हमारे जितने भी लोग, चाहे वो पीडीपी से यहाँ से इलेक्ट होके गए हो, चाहे कोई इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके गया हो, इन लोगों ने हमेशा से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत की है। क्योंकि इनका परिवार सिर्फ 13 परिवार है जो मुतासिर हुए हैं इससे, तो इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या वोट होगा, 50 वोट होगा, 60 वोट होगा, इसलिए ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। लेकिन जो मैं कहूँगा कि अपने आप में ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो आज 17 साल से मैं कहूँगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वाकई में ये जस्टिस जो है डिनाई किया गया है कि इन 13 परिवारों को जो पिछले 17 साल से जो है अपने घर से बेघर होकर आज इस खाना बदोश की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, इनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो मैं तो यही कहूँगा कि सर इसकी जितने भी हम इसको कंडेम करें, इसकी मजम्मत करें, वो कम है सर। ये हमारे साथ है मंजूर नाइक साहब, जिन्हें साफ बताया कि ये 13 परिवार जो हैं, 13 कुंबे जो हैं बुद्दल के 2 अलग अलग गाँव से, जिन्हें मिलिटेंसी की मार झेलने को मिली, इन्हें आज तक भी इनका हक नहीं दिया गया, और हक क्या कहे, इन्हें रिहेबिलिटेट तक भी नहीं किया गया। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का इन्हें जिक्र किया, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज वो सियासी रहनुमा, जो कि चाहे ना सिर्फ इस इलाके के सियासी रहनुमा रहे, बल्कि राजौरी ज़िला के अलग अलग हलकों से या पूरे जम्मू और कश्मीर में जो सियासी रहनुमा रहे, उन्होंने अपनी कोठियाँ तैयार कर ली, उन्होंने अपने टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज तैयार कर ली, उन्होंने अपने होटल्स खड़े कर लिए, लेकिन इन गरीब कुंबों का कौन आकर हाल पूछेगा, ये अभी भी एक सवाल है। और यकीनन जो कश्मीर फाइल्स मूवी बनी विवेक अग्निहोत्री साहब की तरफ से, जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया, जो सही भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बुद्दल फाइल्स, तरहाल फाइल्स, गब्बर फाइल्स, दार फाइल्स, इस तरह की मूवीज़ की तरफ कौन नज़र दौड़ाएगा। अब हम इन्हीं कुंबों के कुछ और अफराद से बात करेंगे। जी जनाब, आप बताएं, पिछले कितने वक्त से आप लोग इस तरह के एक कमरे में कई कुंबे अपनी ज़िंदगी बसर करने को मजबूर हैं? ये 2005 से हैं सर हम। क्या वाकया हुआ था उस दिन? कितने लोगों की किलिंग हुई थी? 10 लोगों की सर। क्या वाकया था उस दिन? क्या हुआ? सर रात में आए 7:15 बजे और काट के निकल गए सर, गले काट दिए और चले गए सर। उसके बाद आप इन्हीं सरकारी इमारतों में इन्हीं सरकारी इमारतों में क्या क्या वायदे आपके साथ किए गए? क्या क्या आपने कोशिशें की कि आपको? सर हम तो जम्मू तक गए सर, जम्मू में हमने धरने दिए, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। अभी 2 साल से मंजूर जी के साथ हम चल रहे हैं, इन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी सर आज तक। कुल मिलाकर कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी रहनुमा आते हो, हैं किसी ने सर, आपकी बस सुध नहीं कोई किसी ने नहीं सुनी सर। तो हम तो बहुत परेशान हैं। ये देखो कितने बुजुर्ग आप देख रहे हैं, ये बीमार हैं, घर में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ लिख के बेरोज़गार हैं,
लेकिन हमें बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है सर इस टाइम। तो अब हम इसी कुंभा के एक बुजुर्ग जो हमारे साथ कुछ औरतें, हम उनसे बात करने की कोशिश करें। पूरी जो कितने वक्त से आपकी जद्दोजहद चल रही है इस तरह की इमारतों में रह के अपनी जिंदगी? 17 साल हो गए। आपने अपने कुंबे में किस किस को खोया था उस दिन? मेरा पति और मेरा बेटा। अच्छा, उनको मिलिटेंट्स ने मार दिया था? मार दिया बिना वजह के? कोई वजह रही? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तब से आप इसी सरकारी इमारत में अपनी इसी में बैठ रहे हैं, तो इधर से भी निकालते हैं, बार बार आते हैं, भाई निकलो जहाँ से, तो क्या करें, ना घर है ना कुछ है, कहाँ जाएंगे, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो भी बेरोजगार बैठे हुए। तो हमको तो पानी नहीं है, आज तक पानी पीने के लिए नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है। 17 साल हो गए, बहुत मुश्किल से रह रहे हैं। तो क्या आपके घरों में पानी की सप्लाई भी नहीं? बिल्कुल नहीं है। कैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो पानी की जरूरत है उसे पूरे करते हैं? मुश्किल कर रहे हैं, क्या थाने से लाते हैं, क्या वो नीचे नाड़ा है, क्या उधर से लाते हैं, क्या करें, बहुत परेशानी है। मिलिटेंसी की मार झेलने के बाद आपको सरकार की मार भी झेलनी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप बताएं सर, पूरी जो उस वक्त का जो हादसा रहा, हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी एक दुखती रग है। 17 सालों से आपने किस तरह से ज़िंदगी बसर की और क्या क्या कोशिश आपकी तरफ से रही कि कुछ ना कुछ हुकूमत की तरफ से मदद हो सके? हमने बहुत कोशिश की है, जम्मू तक गया, वहाँ पे धरना भी दिया हमने, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई हुई नहीं, ना किसी ने कुछ किया है। और सभी पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और सरकार की तरफ से हमें कोई भी मतलब अमदाद नहीं दी गई है। तो ये हमारे साथ राजौरी ज़िला के बुद्धल इलाका के कुछ मिलिटेंसी माइग्रेंट्स हैं जिनने साफ बताया कि दार और गब्बर में जो ये मिलिटेंसी किलिंग्स हुई थी, सिविल किलिंग्स, जिसमें बेवजह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, बगैर किसी कसूर के उन्हें मार दिया गया। उसके बाद इनके कुंबे बिना किसी कसूर के हुकूमत की अदम तवज्जो के शिकार हैं। और ये आप इमारत देख पा रहे हैं, खस्ता हाल इमारत है, कोई मुरम्मत नहीं करवाता। और इस तरह के एक एक दो दो कमरों की इमारत में, एक एक दो दो कमरों की इस बिल्डिंग में ये कई कुंबे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इन्हें साफ बताया कि इन्हें ना तो पानी की सप्लाई है, ना तो बिजली की बेहतर सप्लाई है, और ना तो इनके इन घरों तक, जिसे हम टेम्परेरी शेल्टर्स कहेंगे, उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ मुहैया करवाई जा रही हैं। तमाम सरकारी हुकूमतें, तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी रहनुमा हैं, उनकी तरफ से वायदे किए गए कि आपको आपका हक दिया जाएगा, लेकिन किसी ने अपने वायदे पर अमल नहीं किया। और फिर कश्मीर फाइल्स नामी फिल्में बनती रहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर मिलिटेंसी माइग्रेंट्स की आवाज़ उठाई जाती रही, लेकिन बदकिस्मती से या तो वो आवाज़ कश्मीर वैली के माइग्रेंट्स के लिए रही या फिर जम्मू सूबा के कुछ मखसूस इलाकों के लिए। और राजौरी ज़िला के ख़ास करके बुद्धल इलाका के मिलिटेंसी माइग्रेंट्स की सुध लेने के लिए आज तक भी कोई तैयार नहीं है। राजौरी के बुद्धल इलाका से अपने साथी गगन व शिवम के साथ सुमित भार्गव।